आप जो रामायण के बारे में जानते हैं वो बस एक कहानी है, एक राजा, एक रानी और एक राक्षस की कहानी। लेकिन ये आधा सच है और यही आधा सच हमसे हमारे असली इतिहास की सबसे बड़ी चाबी छीन रहा है। क्या आप मानेंगे कि अगर मैं कहूं कि रावण की लंका आज की श्रीलंका है ही नहीं और असली लंका आज समुद्र के नीचे हजारों फीट गहरे पानी में डूब चुकी है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो सबूत कह रहे हैं जो पिछले 10 सालों में वैज्ञानिकों के हाथ लगे हैं। अगले कुछ मिनटों में आप रामायण को उस नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर आज देख रहे हैं, और ये जानने के बाद आप इतिहास को फिर कभी पहले के नजरिए से नहीं देख पाएंगे। तो आज हम सिर्फ उस डूबी हुई लंका की बात नहीं करेंगे, हम उस 14,000 साल पुराने त्रिशूल का राज खोलेंगे जो आज भी दक्षिण अमेरिका के एक पहाड़ पर बना हुआ है और जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में शब्द बिल्कुल शब्द की तरह ही मिलता है। हम जानेंगे कि रावण एक आदमी नहीं बल्कि एक टाइटल था और शूर्पणखा असल में राम से नहीं बल्कि रावण से बदला लेना चाह रही थी। और सबसे जरूरी, हम उस अचूक साइंस का पर्दाफाश करेंगे जिसने रामायण की एग्जैक्ट डेट 12,200 BC साबित कर दी है। तैयार हो जाइए क्योंकि रामायण की असली टाइम मशीन अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले हमें एक कड़वा सच समझना होगा जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। सरल भाषा में जब आपको कोई ऐसा सच पता चलता है जो आपको अब तक के विश्वास को चुनौती देता हो तो दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। और पिछले 300 सालों से हमारे साथ यही हुआ है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय शरीर से तो गुलाम बन गए हैं लेकिन मन से अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। तब मैकाले की एजुकेशन सिस्टम ने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। हमें पढ़ाया गया कि हमारी सभ्यता सिर्फ 4,500 साल पुरानी है, सिंधु घाटी से शुरू हुई है। हमें बताया गया कि रामायण महाभारत सिर्फ कहानी है, मिथक है। और ये झूठ इतना दोहराया गया कि आज हम खुद अपने ही इतिहास पर शक करते हैं। लेकिन अब साइंस उस झूठ पर पर्दा उठा रही है। तो सवाल यह है कि अगर हमें सच जानना है तो सबूत कहां मिलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जमीन के नीचे खुदाई करो और सबूत निकालो, लेकिन इसमें दो बड़ी समस्या हैं। एक, आप पूरी दुनिया को नहीं खोद सकते और दूसरा, पत्थर के अलावा हर चीज कुछ हजारों सालों में नष्ट हो जाती है। तो फिर असली सबूत कहां है? इसका जवाब है ऊपर आसमान में। हमारे पूर्वज आसमान को एक घड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे और उन्होंने उस घड़ी की रीडिंग अपने ग्रंथों में हमेशा के लिए कैद कर दी है। इसे कहते हैं खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, और यही वो चाबी है जो रामायण के 14,000 साल पुराने दस्तावेज को खोलती है। आपको मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं घूमती है, वो एक लट्टू की तरह है, बहुत धीरे धीरे डगमगाती है। इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को 26,000 साल लगते हैं। इसका मतलब है कि आज हमें जो ध्रुव तारा उत्तर में दिखाई देता है वो हजारों साल पहले उस जगह पर नहीं था। और यही रामायण की डेटिंग का सबसे बड़ा सबूत है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में एक श्लोक आता है, जब राम और वानर सेना लंका की ओर बढ़ रहे थे तब लक्ष्मण आकाश की ओर देखकर कहते हैं कि ब्रह्म राशि विशुद्ध, यानी देखो ब्रह्म राशि नाम का ध्रुव तारा कितना साफ चमक रहा है। यह हमारी विजय का संकेत है। आज का ध्रुव तारा पोलारिस है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके समय के पीछे जाना शुरू करा तो वो दंग रह गए। ठीक 12,248 BC में, यानी आज से करीबन 14,000 साल पहले, ब्रह्म राशि तारा जिसे आज हम वेगा कहते हैं ठीक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर था। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। वाल्मीकि ने जो देखा वही लिखा
और ये 600 सबूतों में से सिर्फ एक था। जब भगवान राम का जन्म हुआ तब चैत्र महीना था, लेकिन शरद ऋतु चल रही थी। आज चैत्र में वसंत होता है। यह अंतर भी पृथ्वी के उसी 26,000 साल के घुमाव की वजह से होता है, झुकाव की वजह से होता है। जब सारे सबूत एक साथ मिलाए गए और देखा गया तो युद्ध का साल निकला 12,209 BC और भगवान राम का जन्म 29 नवंबर 12,240 BC। युद्ध के समय उनकी उम्र थी 31 साल। अगर ये जानकारी आपके होश उड़ा रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही महाभारत के रहस्य भी खोलूं, तो सोचिए मत, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू होना बाकी है। अब जब हमें सही समय पता चल गया है तो उस 14,000 साल पुरानी दुनिया की सैर करते हैं। वो दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था। उत्तरी अमेरिका और यूरोप बर्फ की मोटी चादरों में ढके हुए थे। इस वजह से समुद्र का स्तर आज से 400 फीट नीचे था। इसका मतलब आज जहां गहरा समुद्र है तब वहां पर जमीन हुआ करती थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये अलग अलग नहीं थे, ये सब एक ही भूभाग थे। आप बंगाल से पैदल चलकर ऑस्ट्रेलिया के करीब तक पहुंच सकते थे और यही वो दुनिया थी जिसका नक्शा सुग्रीव को मुंह जवानी याद था। किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव वानरों को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजते हैं तो उन्हें वो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि पूरे विश्व का भूगोल भी बताते हैं। वो बताते हैं कि पूर्व में यमद्वीप मतलब आज का जावा मिलेगा, उसके आगे क्षीर सागर मतलब पैसिफिक ओशन है और उत्तर में अंटार्कटिका सागर का जिक्र करते हैं और उस जगह का भी जहां 6 महीने सूरज नहीं दिखता है, जिसे आज हम अरोरा बोरिस कहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात वो बताते हैं, जो टुकड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही थी उसको वो कहते हैं, तुम पूर्व में तब तक चलते रहना जब तक तुम्हें उदय पर्वत, ये उदय पर्वत कौन सा है, एंडीज माउंटेन है, वो ना मिल जाए और उस पर्वत के सामने समुद्र तट पर तुम्हें सोने जैसा चमकता हुआ एक 3 सिरों वाला विशाल चिन्ह मिलेगा, जिसे इंद्र ने पूर्व दिशा की सीमा तय करने के लिए बनाया था। आपको यकीन नहीं होता तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और यह है 800 फीट ऊंचा वो चिन्ह जिसे कैंडेब्रा ऑफ द एंडीज कहते हैं। ये आज भी वहां मौजूद है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इसे किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया, लेकिन इसका जवाब हजारों मील दूर भारत के एक ग्रंथ में 14,000 साल पहले ही लिख दिया गया था। अब सोचिए, अगर ये सच है तो रामायण का युद्ध सिर्फ अयोध्या और लंका के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल युद्ध था, एक भू राजनीतिक संघर्ष। और इस संघर्ष के केंद्र में एक राजा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये है कि रावण ने राम से युद्ध किया। वो शायद पहला रावण नहीं था। रामायण में ही वर्णन है कि रावण का युद्ध भगवान राम के कई पीढ़ी पहले के राजाओं से भी हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब है, रावण एक नाम नहीं, एक टाइटल था, एक पदवी थी। जैसा आज भारत का प्रधानमंत्री होता है वैसे ही तब लंका का रावण होता होगा। जो राजा होता था होगा उसे रावण कहा जाता होगा। ठीक वैसे ही जैसे जनक एक टाइटल है, सीता के पिता का नाम, असली नाम जो था वो था सिरध्वज था। और इसी पॉलिटिकल साजिश का एक और मोहरा थी शूर्पणखा। उत्तरकांड में कथा आती है कि रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा को मार दिया था। शूर्पणखा इस बात से रावण से घृणा करती थी, तो जब वो पंचवटी आई तो उसने जानबूझकर राम और लक्ष्मण को उकसाया ताकि 2 महाशक्तियों के बीच में एक ऐसा युद्ध छिड़ जाए जिसमें रावण का सर्वनाश हो जाए। ये एक स्त्री के बदले की कहानी थी। और अब वो सवाल जिसने सबको परेशान कर रखा है, अगर रावण की लंका आज की श्रीलंका नहीं है तो फिर वो कहां है? हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत से लेकर आर्यभट्टीय तक लंका को एक भौगोलिक स्थिति का सटीक वर्णन मिलता है। सभी ग्रंथ कहते हैं कि भारत की
प्राइम मेडिटेरियन यानी शून्य देशांतर रेखा उज्जैन से होकर गुजरती थी और इसी रेखा पर दक्षिण में भूमध्य रेखा के पास में लंका स्थित थी। ये जगह आज के श्रीलंका से सैकड़ों किलोमीटर पश्चिम में पड़ती है। आज के मालदीव के पूर्व में। आज अगर उस जगह को सैटेलाइट से देखा जाए तो वहां सिवाय गहरे नीले समुद्र के कुछ नहीं है। तो फिर लंका कहां गई? वो डूब गई। केरल से लेकर गुजरात तक आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि रावण की लंका डूब गई। और अब मॉडर्न ओशनोग्राफी भी इसकी पुष्टि करते हैं। समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि आज से ठीक 14,200 साल पहले समुद्र के जल स्तर में अचानक एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। शायद आइस एज के ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यह सब हुआ हो और उसकी तबाही में ही रावण की लंका हमेशा के लिए जल समाधि ले चुकी थी। तो रामायण कोई काल्पनिक नहीं, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है जिसे उन्होंने खगोल शास्त्र, भूगोल और घटनाओं के सटीक वर्णन के साथ दर्ज किया है। एक ऐसा इतिहास जो बताता है कि 14,000 साल पहले हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी। हम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे, हमारा प्रभाव पूरे विश्व में था। ये वो सच है जिससे हमें 300 सालों तक छुपाया गया। लेकिन रामायण की कहानी एक बड़े इतिहास का सिर्फ एक पन्ना है। रामायण और महाभारत के बीच में पृथ्वी पर एक ऐसी तबाही आई थी जिसने 95% जानवरों को खत्म कर दिया था और इंसानों को वापस पत्थर के युग में धकेल दिया था। उसे यंगर ड्राइस इम्पैक्ट कहते हैं। वो तबाही क्या थी और वो 5561 बीसी में हुआ महाभारत के युद्ध का उस तबाही से क्या कनेक्शन है? कृष्ण की द्वारका के डूबने का राज क्या है? ये सब हम जानेंगे अगले किसी वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।